Hello friends, welcome to my channel. In this video we will cover companies incorporated outside India. तो छोटा सा चैप्टर है, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन से, जिसमें दे रखी है डेफिनेशन फॉरेन कंपनी की। तो फॉरेन कंपनी मींस एनी कंपनी या फिर बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेट जो हुई है आउटसाइड इंडिया। ओके, यानी ये एक मस्ट कंडीशन है क्या, कि वो जो इनकॉर्पोरेशन है वो होना चाहिए आउटसाइड इंडिया, और उसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में होना चाहिए, ईदर बाय इटसेल्फ या फिर थ्रू एजेंट फिजिकली या फिर थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड। तो दूसरी कंडीशन क्या, प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में होना चाहिए, और बीच में दे रखा है एंड कंडक्ट्स एनी बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया इन एनी अदर मैनर। ओके, तो तीन कंडीशन हो गई बेसिकली। सबसे पहले जो कंपनी है या बॉडी कॉर्पोरेट है वो इनकॉर्पोरेट होनी चाहिए आउटसाइड इंडिया। दूसरी, प्लेस ऑफ बिजनेस होनी चाहिए इन इंडिया, कंडक्ट करेगी अपनी बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया इन एनी अदर मैनर। ओके, नेक्स्ट अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक मोड दे रखा था इसको डिफाइन किया गया है रूल्स में, तो आप देख सकते हैं, एक बार रीड कर सकते हैं। सबसे मेन बात यहाँ पे दे रखी है कि जो सर्वर है इलेक्ट्रॉनिक मोड की जब एक्टिविटीज़ करते हैं, जो वेब सर्वर होता है वो इंस्टॉल हो सकता है इन इंडिया भी या आउटसाइड इंडिया भी हो सकता है, इररिलेवेंट है। ओके, और इंक्लूडिंग दीज एक्टिविटीज़, यानी ये 5 एक्टिविटीज़ दे रखी है कि वो इलेक्ट्रॉनिक मोड से हो रही है, तो ये माना जाएगा कि उस कंपनी की जो बिज़नेस एक्टिविटी है या कंपनी का जो प्लेस ऑफ बिजनेस है इन इंडिया में है बाय इलेक्ट्रॉनिक मोड। ओके, तो ये 5 एक्टिविटीज़ आप रीड कर सकते हैं, ये MCQs में आ सकती है एज इट इज़, बट इसके अलावा कोई और एक्टिविटी भी हो सकती है। ओके, और ये 5 एक्टिविटीज़ के बाद क्या दे रखा है, वेदर कंडक्टेड बाय ईमेल, यानी ये 5 एक्टिविटीज़ कंडक्ट की जा रही है बाय ईमेल, मोबाइल डिवाइस, सोशल मीडिया, क्लाउड कंप्यूटिंग, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट, वॉइस और डाटा ट्रांसमिशन या फिर अदरवाइज। ओके, तो ये 5 एक्टिविटीज़ आप रीड कर लेना, MCQs में आ सकता है एज इट इज़। ओके, नेक्स्ट इज सेक्शन 379 जो कि है एप्लीकेशन ऑफ एक्ट टू फॉरेन कंपनीज। तो इसमें सबसे पहले दे रखा है कि 380 टू 386 बोथ इंक्लूसिव, यानी 380 एंड 386 को भी इंक्लूड किया गया है। एंड ये जो रेंज है एंड 392 393 ये सारे सेक्शंस अप्लाई होंगे फॉरेन कंपनीज़ पे। फॉरेन कंपनीज़ कौन सी, जो अपन ने डेफिनेशन पढ़ी थी, इस पर्टिकुलर डेफिनेशन में जो भी कंपनीज़ फॉल करती है वो सारी ही फॉरेन कंपनीज़ होगी एंड उन पे ये सेक्शंस अप्लाई होंगे। ओके, नेक्स्ट दे रखा है रिक्वायरमेंट ऑफ होल्डिंग ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल। तो जो भी फॉरेन कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया है बट नॉट लेस देन 50% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल, वेदर इक्विटी या फिर प्रेफरेंस, होल्ड करके रखी है किसने, 1 और मोर सिटीजन ऑफ इंडिया या फिर 1 और मोर कंपनीज और बॉडी कॉर्पोरेट जो कि इनकॉर्पोरेट हुई है इन इंडिया, या फिर इन कॉम्बिनेशन, फर्स्ट एंड सेकेंड पॉइंट इन कॉम्बिनेशन। ओके, या फिर सिंगली या फिर एग्रीगेट, तो वो पर्टिकुलर फॉरेन कंपनी पे अप्लाई होंगे प्रोविजंस ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर, यानी फॉरेन कंपनीज के सारे प्रोविजंस अप्लाई होंगे ही, राइट, बट सच अदर प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट भी अप्लाई होंगे एज मे बी प्रेस्क्राइब विथ सच रिगार्ड, बिकॉज ये जो पर्टिकुलर कंपनी है वो बिजनेस कैरी कर रही है इन इंडिया, तो उसमें जो भी प्रोविजंस अप्लाई होंगे वो सारे एज इट इज़ अप्लाई होंगे एज इफ़ इट वर अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया। ओके, बिकॉज वो जो भी बिजनेस करेगी इन इंडिया में तो यही माना जाएगा कि वो पर्टिकुलर कंपनी इंडियन कंपनी है एज इट इज़, वो सेक्शंस उस पर अप्लाई होंगे। ओके, नेक्स्ट आप ये एग्जांपल रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज सेक्शन 380 जो कि है डॉक्यूमेंट्स टू बी डिलीवर्ड टू द रजिस्ट्रार बाय फॉरेन कंपनीज। तो विद इन 30 डेज ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इट्स प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया डॉक्यूमेंट्स डिलीवर करने पड़ेंगे रजिस्ट्रार को फॉर रजिस्ट्रेशन। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होंगे ये आप रीड कर लेना, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको। सबसे पहला, सर्टिफाइड कॉपी ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। फॉरेन में इसको चार्टर भी कह सकते हैं, स्टैट्यूट भी कह सकते हैं, या फिर कुछ भी कहें, कोई भी डॉक्यूमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन करे कंपनी का। ओके, सेकेंड, फुल एड्रेस। अब एड्रेस में 3 पॉइंट है, B, D एंड E। ओके, ये तीनों ही एड्रेस के हैं तो तीनों साथ में कर लेते हैं। सबसे पहला, प्रिंसिपल या फिर रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी। दूसरा, जो कंपनी इंडिया में है, यानी जो प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है, तो कंपनी इंडिया का जो ऑफिस है उसका एड्रेस। तीसरा, जो भी ऑथराइज पर्सन जो क्या करेगा, रिसीव करेगा कोई भी नोटिस या डॉक्यूमेंट ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी। ओके, तो उसका नेम प्लस एड्रेस। तो ये 3 एड्रेस के पॉइंट हो गए। थर्ड पॉइंट में दे रखा है लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी एंड सच पर्टिकुलर्स एज में भी प्रेस्क्राइब। अब वो प्रेस्क्राइब क्या किए गए हैं, ये सारी डिटेल्स वो पर्टिकुलर डायरेक्टर्स की, सेक्रेटरी की, तो ये आप रीड कर सकते हैं। पर्सनल नेम, सरनेम इन फुल,
राइट, डेट ऑफ बर्थ, रेजिडेंशियल एड्रेस, ये सब सारी चीज़ें नॉर्मल दे रखी है, दिन वगैरह, ऑक्यूपेशन, ईमेल आईडी वगैरह दे रखी है, नॉर्मल सी चीज़ें। नेक्स्ट दे रखा है पर्टिकुलर्स ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ अ प्लेस ऑफ बिजनेस, यानी पहले अगर कभी ओपन किया है या फिर क्लोज किया है उस पर्टिकुलर बिजनेस को, उन सब वो सारी पर्टिकुलर्स देने पड़ेंगे, डिटेल्स देनी पड़ेगी। एंड डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि नन ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी या फिर ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव है जो नोटिस रिसीव करेगा ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी, कभी भी कन्विक्ट हुआ है या फिर डिबेयर्ड हुआ है फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनीज एंड मैनेजमेंट इन इंडिया या फिर एब्रॉड। ओके, यानी कभी भी कन्विक्ट हुआ है या नहीं हुआ है उसका डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि वो कभी भी कन्विक्ट नहीं हुआ है। ओके, अगर कन्विक्ट हुआ है देन वो डिक्लेरेशन ऑब्वियसली नहीं दे पाएगा। एंड एनी अदर इंफॉर्मेशन एज में भी प्रेस्क्राइब। नेक्स्ट दे रखा है फॉर्म, प्रोसीजर एंड टाइम ऑफ फॉर मेकिंग एप्लीकेशन एंड सबमिशन ऑफ प्रेस्क्राइब डॉक्यूमेंट। तो कौन से फॉर्म में ये सारी डिटेल्स जाएगी? FC1 विद इन 30 डेज, ये अपन ने पहले ही पढ़ लिया, तो FC1 में जाएगी। एंड साथ में हमें अटेस्ट करनी पड़ेगी क्या? कॉपी ऑफ अप्रूवल फ्रॉम द RBI अंडर FEMA या फिर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट रेगुलेशंस, या फिर कोई और रेगुलेटर है उससे अपन को अप्रूवल लेनी है, देन उसका भी अप्रूवल अटेस्ट करना पड़ेगा हमें अगर रिक्वायर्ड है तो। और अगर रिक्वायर्ड नहीं है देन वो डिक्लेरेशन देगा। कौन डिक्लेरेशन देगा? ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सच फॉरेन कंपनी डेट सच अप्रूवल इज़ नॉट रिक्वायर्ड। ओके, तो ये सारे प्रोसेस दे रखे हैं सेकेंड पॉइंट में। थर्ड पॉइंट पे दे रखा है ऑफिस वेयर डॉक्यूमेंट टू बी डिलीवर्ड, यानी कहाँ पे हमें डिलीवर करना है। तो इसमें रजिस्ट्रार जो है वो मेन न्यू दिल्ली का होगा, यानी कोई भी डॉक्यूमेंट विच एनी फॉरेन कंपनी इज रिक्वायर्ड टू डिलीवर टू द रजिस्ट्रार शैल बी डिलीवर टू द रजिस्ट्रार हैविंग जुरिस्डिक्शन ओवर न्यू दिल्ली। ओके, न्यू दिल्ली का जो ROC है उसको ही हमें डॉक्यूमेंट्स सेंड करने हैं। एंड प्रिस्क्राइब फ़ी भी साथ में देनी है। और जैसे ही वो फॉरेन कंपनी प्लेस ऑफ बिजनेस बंद कर देती है, यानी कोई भी बिज़नेस नहीं करती है इन इंडिया, वो प्लेस ऑफ बिजनेस सीज़ हो जाती है, तो वो क्या करेगी? नोटिस देगी रजिस्ट्रार को कि उस पर्टिकुलर डेट से उसका जो प्लेस ऑफ बिजनेस है वो बंद हो गया है। एंड उसके बाद उसकी ऑब्लिगेशन ख़त्म हो जाएगी टू डिलीवर एनी डॉक्यूमेंट टू द रजिस्ट्रार। ओके, जैसे ही अब उसने नोटिस भेजा कि हमारा प्लेस ऑफ बिजनेस सीज हो गया और कोई भी अदर प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में नहीं है, देन उसके बाद उसकी ऑब्लिगेशन सीज हो जाएगी। ऑब्वियसली नॉर्मल सी बात है, बिकॉज प्लेस ऑफ बिजनेस ही बंद हो गया, देन कोई भी डॉक्यूमेंट भेजने की ऑब्लिगेशन ख़त्म हो गई। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट इज़, ये ट्रांजिशन का पॉइंट है तो ये आप जस्ट रीड कर सकते हैं, नॉर्मल सा, इंपॉर्टेंट नहीं है। फिफ्थ पॉइंट दे रखा है फॉर्म, प्रोसीजर एंड टाइम। ऑल्ट्रेशन इन डॉक्यूमेंट्स जो भी इंटीमेट किया था अपन ने रजिस्ट्रार को, यानी ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी अपन ने सेंड किए थे रजिस्ट्रार को, इसमें किसी भी तरह का चेंज होता है देन हमें क्या करना होगा? विद इन 30 डेज ऑफ सच अल्ट्रेशन, यानी जैसे ही वो चेंज हुआ उसके विद इन 30 डेज हमको क्या करना पड़ेगा? डिलीवर करना पड़ेगा रजिस्ट्रार को, जो भी पर्टिकुलर ऑल्ट्रेशन हुआ है उसके बारे में बताना पड़ेगा। और कौन से फॉर्म में बताना पड़ेगा? FC2 अलॉन्ग विथ प्रेस्क्राइब फीस। नेक्स्ट इज सेक्शन 381 जो कि अकाउंट्स ऑफ फॉरेन कंपनी। तो इसमें सबसे पहले दे रखा है कि एवरी फॉरेन कंपनी इन एवरी कैलेंडर ईयर बैलेंस शीट बनाएगी, P&L बनाएगी एंड अटैच करेगी या एनेक्स्ट करेगी जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं एज में बी प्रेस्क्राइब्ड, एंड डिलीवर करेगी उन पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स को टू द रजिस्ट्रार। एंड जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए जाएंगे ऑफ इट्स इंडियन बिजनेस ऑपरेशन, वो शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग बनाए जाएंगे या फिर उससे मिलते जुलते भी हो सकते हैं इन एवरी फाइनेंशियल ईयर। और इंक्लूडिंग कोई भी डॉक्यूमेंट जो भी रिक्वायर्ड टू बी एनेक्स्ड है, यानी ऊपर जो हमने डॉक्यूमेंट्स पढ़ा ना जो एनेक्स करना पड़ेगा अपन को, वो इन अकॉर्डेंस विद चैप्टर 9 अकाउंट्स ऑफ कंपनीज होना चाहिए। एंड जो भी डॉक्यूमेंट्स रिलेटिंग टू कॉपीज ऑफ लेटेस्ट कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द पेरेंट फॉरेन कंपनी, वो सबमिट की होगी उसने प्रिस्क्राइब अथॉरिटी को, तो उसकी एक कॉपी भी चाहिए होगी। एंड फाइनेंशियल अगर फॉलो नहीं कर रही है अपनी होल्डिंग कंपनी या फिर सब्सिडरी कंपनी या फिर अपनी एसोसिएट कंपनी, देन अपने को क्या करना है? सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्लीकेशन देनी है। कौन देगा एप्लीकेशन? वो पर्टिकुलर कंपनी या बॉडी को ऑपरेट इन सच फॉर्म एंड मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब, ताकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट अलाउ कर सके कोई और पीरियड एज अ फाइनेंशियल ईयर। ओके, और अपनी खुद की कंपनी भी अगर जो इंडियन बिजनेस ऑपरेशंस है उसके लिए फाइनेंशियल ईयर फॉलो नहीं करना चाहती है अपना 31 मार्च वाला, देन वो क्या कर सकती है? सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्रूवल के लिए, रिक्विजिट अप्रूवल के लिए एप्लीकेशन दे सकती है। ओके, देन सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो कोई भी मॉडिफिकेशन या एक्सेप्शन प्रोवाइड कर सकता है किसी भी कंपनी को। ओके, एज मे बी स्पेसिफाइड इन द नोटिफिकेशन इन दैट बिहाफ। थर्ड इज, अगर जो स्पेसिफाइड डॉक्यूमेंट्स है वो इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं है, देन उसका सर्टिफाइड
ट्रांसलेशन की रिक्वायरमेंट होगी, किस में, इंग्लिश लैंग्वेज में, वो भी एनेक्स्ट करना पड़ेगा उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स के साथ। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट पे दे रखा है कि वो पर्टिकुलर फॉरेन कंपनी आरओसी को क्या भेजेगी, लिस्ट ऑफ ऑल प्लेसेस ऑफ बिजनेस जो एस्टेब्लिश है इन इंडिया, ओके, और कौन से फॉर्म में, FC3। और अलॉन्ग विद द डॉक्यूमेंट्स और 3 डॉक्यूमेंट भेजने पड़ेंगे, स्टेटमेंट ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, स्टेटमेंट ऑफ रिपेट्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, स्टेटमेंट ऑफ ट्रांसफर ऑफ फंड्स इंक्लूडिंग डिविडेंड अगर कोई है तो। और ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स है ये कब भेजने पड़ेंगे, विद इन 6 मंथ फ्रॉम द क्लोजिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, ओके। और फाइनेंशियल ईयर किसका, ऑफ द फॉरेन कंपनी टू विच द डॉक्यूमेंट रिलेट। और एक्सटेंशन चाहेगा तो कौन दे सकता है, रजिस्ट्रार दे सकता है एक्सटेंशन ऑन एप्लीकेशन मेड इन राइटिंग बाय सच फॉरेन कंपनी कंसर्न्ड। और एक्सटेंशन कब तक होगा, नॉट एक्सीडिंग 3 मंथ्स। और नेक्स्ट सिंपल सी बात, वही अकाउंट्स ऑफ फॉरेन कंपनी के जो ऑडिट होते हैं वो कौन करेगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट इन इंडिया, मतलब जो प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है इन इंडिया, या फिर कोई फर्म या LLP जिसमें प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, ओके। नेक्स्ट बी पार्ट में दे रखा है ऑडिट एंड ऑडिटर्स के जो भी सेक्शंस हैं वो एज इट इज़ अप्लाई हो जाएंगे मुटाटिस मुटांडिस टू द फॉरेन कंपनी। एंड सेक्शन 382 डिस्प्ले ऑफ नेम, इसके ए पार्ट में दे रखा है कि कंपनी जो भी एस्टेब्लिश है इन इंडिया, यानी उसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में एस्टेब्लिश है, उस कंपनी के बाहर क्या करना पड़ेगा उनको, एक तो नेम ऑफ द कंपनी और किस पर्टिकुलर कंट्री में वो इनकॉर्पोरेट हुई है, ओके। ये 2 चीज़ें लिखनी पड़ेगी इन इंग्लिश कैरेक्टर्स, और एक लैंग्वेज कौन सी, लोकल वाली जो जनरल यूज़ में आती है इन लोकेलिटी, ओके, जहाँ पे वो पर्टिकुलर ऑफिस या प्लेस सिचुएटेड है। तो ये ए पार्ट क्लियर है। एंड नेक्स्ट बी पार्ट में दे रखा है कि नेम ऑफ द कंपनी एंड कंट्री इन विच द कंपनी इज़ इनकॉर्पोरेटेड, ये लिखना पड़ेगा इंग्लिश कैरेक्टर्स में ओनली। कहाँ पे, बिजनेस लेटर्स में, बिल हेड्स में, लेटर पेपर में, ऑल नोटिस में, एंड अदर ऑफिशियल पब्लिकेशन ऑफ द कंपनी। और अगर कंपनी की जो लाइबिलिटी है वो लिमिटेड है तो उसका भी फैक्ट देना पड़ेगा कहाँ पे, प्रॉस्पेक्टस में जो भी वो इशू करेगी, ऑल बिजनेस लेटर्स, बिल हेड्स, लेटर पेपर, नोटिस, एडवर्टाइजमेंट, अदर ऑफिशियल पब्लिकेशन ऑफ द कंपनी, किस लैंग्वेज में, इंग्लिश कैरेक्टर्स में, ओके। नेक्स्ट साथ ही में क्या करना पड़ेगा, कंपनी के जो भी ऑफिसेस है इंडिया में उसके बाहर लिखना पड़ेगा, और कौन से कैरेक्टर्स में, इंग्लिश प्लस जो भी वहाँ की लोकल लैंग्वेज है उस कैरेक्टर्स में लिखना पड़ेगा, ओके। तो दोनों चीज़ें करनी है, एक तो लेटर हेड, पेपर्स, नोटिस, एडवर्टाइजमेंट, ऑफिशियल पब्लिकेशन, साथ ही साथ कंपनी के बाहर भी, ओके। बट इन चीज़ों में सिर्फ इंग्लिश कैरेक्टर्स में लिखना है, एंड यहाँ कंपनी के बाहर लोकल लैंग्वेज में भी लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी सेम केस था एंड यहाँ पे भी सेम चीज़ थी। अगर कंपनी के बाहर लिखना है देन 2 लैंग्वेज होगी, एंड अगर लेटर हेड वगैरह है उसमें एक ही लैंग्वेज, इंग्लिश, ओके। नेक्स्ट इज सेक्शन 383 जो कि है सर्विस और फॉरेन कंपनी। तो इसमें दे रखा है कोई भी प्रोसेस, नोटिस, अदर डॉक्यूमेंट जो भी रिक्वायर्ड है टू बी सर्व्ड ऑन अ फॉरेन कंपनी, तो वो डीम टू बी सफिशिएंटली सर्व्ड माने जाएंगे अगर वो एड्रेस्ड किए हैं टू एनी पर्सन जिसका नाम एंड एड्रेस अपन ने भेजा था सेक्शन 380 में, जो ऑथराइज पर्सन था अपन ने नाम भेजा था ना इसमें सेक्शन 380 में, ये रहा नेम एंड एड्रेस ऑफ द, और द नेम एंड एड्रेस, यानी एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, इसलिए ऐसे लिखा है। तो ये जो है वो ऑथराइज पर्सन है, तो इसको अगर रजिस्ट्रार ने इसके एड्रेस पे बाय पोस्ट या फिर इन हैंड दे दिया, देन ये मान लिया जाएगा कि कंपनी को वो नोटिस या फिर जो भी डॉक्यूमेंट है वो सर्व हो चुका है, ओके। तो यही बेसिकली बात दे रखी है 383 में। एंड नेक्स्ट 384 जो है वो है डिबेंचर, एनुअल रिटर्न, रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस, बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड देयर इंस्पेक्शन। तो इसमें बेसिकली 4-5 सेक्शंस हैं जो एज इट इज़ अप्लाई होंगे, ये दे रखा है, ओके। यानी इशू ऑफ डिबेंचर्स के जो भी सेक्शंस थे वो एज इट इज़ अप्लाई हो जाएंगे, एनुअल रिटर्न के, CSR के, विद सच एक्सेप्शन, मॉडिफिकेशन, एडेप्टेशन, राइट, जो अपन ने पढ़ा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो कुछ एक्सेप्शन, मॉडिफिकेशन करवा सकती है। और नीचे दे रखा है एवरी फॉरेन कंपनी शैल प्रिपेयर एंड फाइल एनुअल रिटर्न के कौन से फॉर्म में, FC4। तो ये आ सकता है MCQs वगैरह में, और कब, विद इन 60 डेज फ्रॉम द लास्ट डे ऑफ इट्स फाइनेंशियल ईयर, ओके। किसको भेजेगी, रजिस्ट्रार को, राइट। एंड सेक्शन 128 जो कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं वो भी एज इट इज़ अप्लाई होगा। रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस भी एज इट इज़ मुटाटिस मुटांडिस अप्लाई होगा। और ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ध्यान रखना,
ये कब तक अप्लाई होगा? टू द एक्सटेंट ऑफ रिक्वायरिंग इट टू कीप एट इट्स प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। ओके, यानी इंडिया में जो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है उसमें जितनी रखनी है वो उसी पे अप्लाई होगा। अगर फॉरेन में कोई उसके ऑपरेशंस है उसमें अप्लाई नहीं होगा। ओके, और इंक्वायरी, इंस्पेक्शन, इन्वेस्टिगेशन वाले चैप्टर जो अपन ने पढ़े थे उसके भी सेम एज इट इज़ अप्लाई होंगे उस पर। ओके, एंड फीस फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, यानी प्रिस्क्राइब फीस के साथ हमें वो डॉक्यूमेंट्स भेजने, तो ये इंपॉर्टेंट सेक्शन नहीं है। एंड नेक्स्ट इज सेक्शन 386 जो कि है इंटरप्रिटेशन। तो इसमें ए पार्ट में दे रखा है कि सर्टिफाइड का मतलब सर्टिफाइड इन अ प्रिस्क्राइब मैनर, टू बी अ ट्रू कॉपी या फिर करेक्ट ट्रांसलेशन। ओके, यानी जो दूसरी लैंग्वेज है उसका अपन ने ट्रू कॉपी किया है या फिर करेक्ट ट्रांसलेशन किया है उसको सर्टिफाइड कहते हैं। एंड डायरेक्टर का मतलब इसमें इंक्लूड किया गया है एनी पर्सन इन अकॉर्डेंस विद होज डायरेक्शंस या फिर इंस्ट्रक्शंस द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इज एक्स्टम्ड टू एक्ट। ओके, यानी उस पर्टिकुलर पर्सन के डायरेक्शंस या फिर इंस्ट्रक्शन ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मानते हैं, देन उस पर्टिकुलर पर्सन को भी हम डायरेक्टर की डेफिनेशन में इंक्लूड करेंगे। एंड प्लेस ऑफ बिजनेस में दे रखा है इंक्लूड्स अ शेयर ट्रांसफ़र या फिर रजिस्ट्रेशन ऑफिस, यानी अगर शेयर ट्रांसफ़र या फिर रजिस्ट्रेशन ऑफिस है इन इंडिया देन हम ये मान लेंगे कि वो प्लेस ऑफ बिजनेस उस कंपनी की है इन इंडिया। ओके, तो ये चीज़, ये एग्जाम्पल आप रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज सेक्शन 387 जो कि है डेटिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस एंड पर्टिकुलर्स टू बी कंटेन्ड देयरइन। तो सब सेक्शन 1 में दे रखा है प्रोस्पेक्टस टू बी डेटेड एंड साइंड, प्लस क्या क्या पर्टिकुलर्स कंटेन होंगे उस पर्टिकुलर प्रोस्पेक्टस में। सबसे पहला, इंस्ट्रूमेंट कंस्टिट्यूटिंग और डिफाइनिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी, यानी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन या फिर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, फॉरेन में उसको बोले चार्टर, स्टैट्यूट, कुछ भी बोलते हो। ओके, सेकंड, इनेक्टमेंट या फिर प्रोविजंस जिसमें कंपनी का इनकॉर्पोरेशन इफेक्ट में आए। जैसे इंडिया में जो कंपनीज इनकॉर्पोरेट होती है वो कौन से प्रोविजंस में होती है? कंपनीज एक्ट 2013, राइट, यानी कौन से एक्ट में होती है? इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट 2013। तो वैसे ही वो पर्टिकुलर फॉरेन कंपनी कौन से एक्ट में इनकॉर्पोरेट हुई है वो हमें लिखना पड़ेगा। एंड एड्रेस लिखना पड़ेगा जहाँ पे वो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स, इनेक्टमेंट या प्रोविजंस की कॉपीज़ रखी गई है। और अगर वो इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं है देन सर्टिफाइड ट्रांसलेशन उसका जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज में इंस्पेक्ट किया जा सके उस पर्टिकुलर एड्रेस को लिखना पड़ेगा। ओके, इंडिया में जो है जहाँ पे डॉक्यूमेंट्स रखे गए हैं। और डेट भी लिखनी पड़ेगी, किस पर्टिकुलर डेट को कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है या फिर अगर नहीं हुई है अभी तक देन वो कब होगी। ओके, वेदर द कंपनी हैज़ एस्टेब्लिश्ड अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, और अगर कर दिया है देन एड्रेस ऑफ इट्स प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, यानी प्रिंसिपल ऑफिस इन इंडिया, राइट। एंड बी पार्ट में दे रखा है कि जो भी मैटर्स सेक्शन 26 में जिसमें मैटर्स दे रखे हैं कि वो पर्टिकुलर मैटर्स प्रोस्पेक्टस में होने चाहिए तो वो एज इट इज़ आपको एज इट इज़ अप्लाई हो जाएंगे। जैसे फॉरेन कंपनी पे होते हैं, सॉरी जैसे इंडियन कंपनी पे होते हैं वैसे एज इट इज़ फॉरेन कंपनी पे भी अप्लाई हो जाएंगे। और ये 1, 2, 3 जो है ये जो पर्टिकुलर 3 चीज़ें हैं यानी MOA, AOA प्लस जो भी जिस पर्टिकुलर एक्ट में या प्रोविज़न में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है। थर्ड, एड्रेस इन इंडिया जहाँ पे वो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स रखे गए हैं। ये तीनों चीज़ें अप्लाई नहीं होगी कब? अगर कंपनी को मोर देन 2 years हो गए हैं आफ्टर द डेट ऑफ विच कंपनी इज़ एंटाइटल्ड टू कमेंस बिजनेस, यानी जैसे ही कमेंसमेंट हुआ बिजनेस का उसके बाद 2 साल हो चुके हैं देन उसके बाद अगर प्रोस्पेक्टस इशू कर रही है देन ये 1, 2, 3 पॉइंट्स अप्लाई नहीं होंगे। नेक्स्ट सबसेक्शन 2 में सिंपल सी बात ये रखी है, नो वेवर ऑफ कंप्लायंस इन प्रोस्पेक्टस, यानी जो सबसेक्शन 2 है इसमें दे रखा है कि कोई भी एक्सेप्शन या मॉडिफिकेशन कुछ भी प्रोवाइड नहीं करता है ये पर्टिकुलर सेक्शन टू द नॉन कंप्लायंस ऑफ द रिक्वायरमेंट स्टेटेड अंडर 387(1), यानी 387(1) में जो भी रिक्वायरमेंट्स पड़ी थी अपन ने उसका कोई भी वेवर नहीं होना चाहिए। ओके, यानी किसी भी केस में उसका वेवर नहीं होगा नॉन कंप्लायंस का। उसमें जो भी पर्सन रेस्पॉन्सिबल है फॉर इशूइंग एंड सर्कुलेटिंग प्रॉस्पेक्टस वो लायबल होगा। नेक्स्ट इज फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन फॉर सिक्योरिटीज़ इशू करनी पड़ेगी अलॉन्ग विथ प्रॉस्पेक्टस, जिसमें वो जो पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी है कंप्लाई करनी चाहिए प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर एंड सच इशू डज नॉट कॉन्ट्रावीन द सेक्शन कौन सा 388 जो कि है एक्सपर्ट्स कंसेंट वाला। ओके, यानी एक्सपर्ट्स कंसेंट वाला और कोई भी प्रोविज़न जो है वो नॉन कंप्लायंस नहीं होना चाहिए और उसके बाद अपन इशू कर सकते हैं वो पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी अलॉन्ग विद द प्रॉस्पेक्टस। ओके, नेक्स्ट इज सब सेक्शन 4 जिसमें दे रखा है कि
प्रोविज़न अप्लाई नहीं होगा 387 वाला। कब? जब अपन इशू कर रहे हैं प्रोस्पेक्टस या फिर फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन रिलेटिंग टू सिक्योरिटीज़ ऑफ द कंपनी। किसको? एग्जिस्टिंग मेंबर या फिर डिबेंचर होल्डर ऑफ अ कंपनी। ओके, हमारे जो एग्जिस्टिंग मेंबर है या फिर डिबेंचर होल्डर है उसको अपन अगर कोई सिक्योरिटी इशू कर रहे हैं देन उस केस में ये पर्टिकुलर सेक्शन अप्लाई नहीं होगा। ओके, एंड अगर प्रीवियसली इशूड सिक्योरिटीज़ है और जो कि लिस्टेड है कहाँ पे? रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में, देन ऑल्सो यूनिफॉर्म है वो पर्टिकुलर सिक्योरिटीज़, देन ऑल्सो ये पर्टिकुलर सेक्शन अप्लाई नहीं होगा। बट डेटिंग वाले जो प्रोविजंस हैं वो एज इट इज़ अप्लाई होंगे। ओके, तो ये चीज़ दे रखी है। एंड लास्ट लाइन में दे रखा है कि ये पर्टिकुलर सेक्शन लिमिट या डिमिनिश नहीं करता एनी लाइबिलिटी जो भी इंकर होगी इन एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, या फिर इस पर्टिकुलर कंपनीज एक्ट 2013 की भी कोई लाइबिलिटी है वो लिमिट या डिमिनिश नहीं होगी इस पर्टिकुलर प्रोविजन से। नेक्स्ट इज सेक्शन 388 जो कि है एक्सपर्ट्स कंसेंट एंड अलॉटमेंट का सेक्शन। तो इसमें 2 पॉइंट है, पहला एक्सपर्ट कंसेंट का, दूसरा अलॉटमेंट का। तो सबसे पहला पढ़ते हैं जो कि है एक्सपर्ट्स कंसेंट का। तो मैं इजी लैंग्वेज में आपको बता रहा हूँ। ए पार्ट में क्या दे रखा है कि कोई भी कंपनी इशू नहीं कर सकती प्रॉस्पेक्टस या सर्कुलेट या डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकती। ये लाइन मैंने आपको बोला है, बहुत बार आएगी। ICD इशू सर्कुलेट डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकती इन इंडिया प्रॉस्पेक्टस अगर उस पर्टिकुलर प्रॉस्पेक्टस में एक्सपर्ट्स कंसेंट की ज़रूरत थी बट उसने नहीं दिया। ओके, प्लस या तो उसने दे दिया बट बाद में विड्रॉ कर दिया। ओके, देन वो पर्टिकुलर कंपनी इशू सर्कुलेट या डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकती प्रॉस्पेक्टस। एंड बी पार्ट में दे रखा है कि उसने स्टेटमेंट तो दिया यानी एक्सपर्ट कंसेंट दी उसने उस पर्टिकुलर प्रॉस्पेक्टस में, बट वो जो स्टेटमेंट है वो कंपनी ने डाला ही नहीं प्रॉस्पेक्टस में, देन ऑल्सो वो पर्टिकुलर कंपनी इशू सर्कुलेट डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकती वो प्रॉस्पेक्टस। ओके, एंड सेकंड पार्ट में दे रखा है कि वो पर्टिकुलर प्रॉस्पेक्टस में अगर इफेक्ट नहीं दिया गया किसका? सेक्शन 33 एंड सेक्शन 40 का, देन ऑल्सो कंपनी इशू नहीं कर सकती प्रॉस्पेक्टस। सेक्शन 33 कौन सा है? इशू ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म्स फॉर सिक्योरिटीज़, एंड सेक्शन 40 है सिक्योरिटीज़ टू बी डील्ड विद इन स्टॉक एक्सचेंज। ओके, तो इन दोनों का इफेक्ट देना है उस पर्टिकुलर प्रॉस्पेक्टस में, अगर नहीं है देन वो इशू नहीं कर सकती। एंड लास्ट में एक लाइन दे रखी है कि फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन स्टेटमेंट शैल बी डीम्ड टू बी इंक्लूडेड इन प्रॉस्पेक्टस, अगर उसको कहाँ रखा गया है? रिपोर्ट या मेमोरेंडम के साथ रखा गया है। ओके, तो उसको क्या माना जाएगा कि वो प्रॉस्पेक्टस के अंदर ही है। ओके, इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट इज सेक्शन 389 जो कि रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रॉस्पेक्टस। तो इसमें दे रखा है अपन को एक कॉपी जो है वो रजिस्ट्रार के पास डिलीवर करनी पड़ेगी फॉर रजिस्ट्रेशन। वो कॉपी जो है प्रॉस्पेक्टस की सर्टिफाई होनी चाहिए किससे? चेयरपर्सन से ऑफ द कंपनी एंड प्लस 2 डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी एज हैविंग बीन अप्रूव्ड बाय रेजोल्यूशन ऑफ द मैनेजिंग बॉडी। ओके, यानी मैनेजिंग बॉडी में जो रेजोल्यूशन में अप्रूव हुआ होगा उनमें से जो डायरेक्टर्स हैं वो प्लस चेयरपर्सन को सर्टिफाई करनी पड़ेगी वो कॉपी एंड डिलीवर करनी पड़ेगी रजिस्ट्रार को फॉर रजिस्ट्रेशन। ओके, एंड सेकंड पार्ट में दे रखा है कि उस पर लिखा हुआ होगा द कॉपी हैज़ बीन सो डिलीवर्ड। थर्ड जो सेक्शन 388 अपन ने पढ़ा था एक्सपर्ट्स कंसेंट की नीड है, देन वो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स भी एनेक्स्ट करने हैं या अटैच करने हैं अपन को। ओके, एंड नीचे कुछ डॉक्यूमेंट्स दे रखे हैं जो अपन को एनेक्स्ट करने पड़ेंगे टू द प्रॉस्पेक्टस। पहला एनी कंसेंट एक्सपर्ट की, वही सेक्शन 388 वाला, एंड कॉपी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ MD मैनेजर एंड इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नॉट रिड्यूस्ड इन राइटिंग, या कोई मेमोरेंडम भी हो सकता है, यानी अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है देन कोई डॉक्यूमेंट या कुछ भी मेमोरेंडम वगैरह है वो हमें उसकी कॉपी नेक्स्ट करनी पड़ेगी। सी पार्ट कॉपी ऑफ एनी अदर मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट्स, जो भी कोई मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट्स हुए हैं यानी इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट्स जो भी हुए हैं, नॉट एंटर्ड इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, यानी ऑर्डनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं होना चाहिए, बट एंटर हुए हैं विद इन प्रीसीडिंग 2 ईयर्स, यानी लास्ट 2 ईयर्स में जो भी मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट्स हुए हैं अदर देन ऑर्डनरी कोर्स ऑफ बिजनेस वाले, उसकी डिटेल हमें अटैच करनी पड़ेगी, यानी कॉपी ऑफ दोज कॉन्ट्रैक्ट्स भी हमें अटैच करनी पड़ेगी। डी कोई भी अंडर राइटिंग एग्रीमेंट है वो, या फिर कोई भी पावर ऑफ अटॉर्नी है अगर प्रॉस्पेक्टस साइन किसने किया है? ड्यूली ऑथराइज एजेंट ऑफ इट्स डायरेक्टर्स, यानी डायरेक्टर्स के एजेंट ने साइन किया है, देन कॉपी ऑफ पावर ऑफ अटॉर्नी भी चाहिए होगी। तो ये है सेक्शन 389 रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रॉस्पेक्टस। ओके, नेक्स्ट इज सेक्शन 390 जो कि है ऑफर
ऑफ इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट यानी IDR। तो IDR के केस में सिंपल सी बात ये रखी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स बनाएगी किसके लिए, ऑफर ऑफ IDR या फिर रिक्वायरमेंट ऑफ डिस्क्लोजर इन प्रॉस्पेक्टस या फिर लेटर ऑफ ऑफर इशूड इन कनेक्शन विद IDR, मैनर इन विच IDR शैल बी डील्ड विद डिपॉजिटरी मोड एंड बाय कस्टोडियन एंड अंडरराइटर्स, या फिर कोई भी मैनर ऑफ सेल ट्रांसफ़र ट्रांसमिशन ऑफ IDR, कोई भी सेल ट्रांसफ़र जो होता है उसके लिए। तो इन सब चीज़ों के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो रूल्स एप्लीकेबल करेगी। एंड नेक्स्ट दे रखा है कि जो भी रूल्स हैं वो फॉलो करने पड़ेंगे, यानी ये जो रूल्स जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी इन 4 टॉपिक से रिलेटेड वो फॉलो करने पड़ेंगे। एंड साथ ही साथ सेबी के जो भी गाइडलाइंस है वो फॉलो करनी पड़ेगी एंड RBI के जो भी डायरेक्शंस है वो भी फॉलो करने पड़ेंगे। ओके, तो यही सारी चीज़ें दे रखी है। एंड नीचे एक और चीज़ दे रखी है, कॉम्प्रोमाइज़ अरेंजमेंट एंड अमालगमेशन रिलेटेड, जो भी मर्जर या अमालगमेशन होता है विद फॉरेन कंपनी, तो उसकी डिटेल्स दे रखी है जो अपन ने सेक्शन 234 में ऑलरेडी पढ़ ली है। ओके, तो वही सेम चीज़ कॉपी पेस्ट कर रखी है, तो आप रीड कर सकते हैं। और स्टार्ट करते हैं अब सेक्शन 391 जो कि है एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 34 to 36, जिसमें दे रखा है कि जो भी प्रोविज़न्स हैं 34 to 36 चैप्टर में, 34 to 36 सेक्शन में, बोथ इंक्लूसिव यानी 34, 35, 36, वो अप्लाई होंगे किसमें, टू इशू अ प्रॉस्पेक्टस बाय अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया अंडर सेक्शन 389। ओके, यानी 389 किसका था, रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रॉस्पेक्टस, उसमें एज इट इज़ अप्लाई होंगे ये 3 सेक्शन भी। ओके, दूसरा इशू ऑफ IDR बाय अ फॉरेन कंपनी, उस पर भी ये तीनों सेक्शन अप्लाई होंगे। तो ये तीनों सेक्शन क्या क्या है, सेक्शन 34 क्रिमिनल लाइबिलिटी ऑफ मिस स्टेटमेंट इन प्रॉस्पेक्टस, यानी प्रॉस्पेक्टस में अपन ने कोई मिस स्टेटमेंट दिया है जो कि गलत है, राइट, कोई भी ऐसा स्टेटमेंट जो कि गलत है। सेक्शन 35 सिविल लाइबिलिटी फॉर मिस स्टेटमेंट इन प्रॉस्पेक्टस, कोई सिविल लाइबिलिटी है इसमें। नेक्स्ट इज सेक्शन 36 जो कि है पनिशमेंट फॉर फ्रॉड। ओके, यानी इंड्यूसिंग पर्सन टू इन्वेस्ट मनी, यानी अपन ने किसी को इन्फ्लुएंस किया है कि हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करो, राइट, उस केस में भी पनिशमेंट दे रखी है सेक्शन 36 में, तो वो एज इट इज़ अप्लाई होगी, ये चीज़ दे रखी है। और नेक्स्ट पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन दे रखा है, तो इसमें एक अमेंडमेंट भी था, तो इसमें सीधे यहाँ समड अप से पढ़ लेते हैं। तो इसमें फ़ाइन होगा डिफ़ॉल्टिंग फॉरेन कंपनी को फॉर द रेंज 1 लाख टू 3 लाख रुपीज़, और अगर कंटिन्यूइंग डिफ़ॉल्ट है देन एडिशनल फ़ाइन लगेगा फॉरेन कंपनी पे 50,000 पर डे जब तक वो डिफ़ॉल्ट कंटिन्यू रहेगा। एंड एवरी ऑफिसर ऑफ द फॉरेन कंपनी जो भी डिफ़ॉल्ट में है उसको फ़ाइन लगेगा मिनिमम 25,000 बट विच में एक्सटेंड टू 5 लाख रुपीज़। ओके, नेक्स्ट इज सेक्शन 393 जो कि है कंपनीज फेलियर टू कंप्लाई विद द प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर, यानी इस पर्टिकुलर चैप्टर के जितने भी प्रोविजंस हैं उससे कंपनी ने क्या किया, कंप्लाई नहीं किया, यानी नॉन कंप्लायंस किया, बट उसने कहीं पे भी कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन किए हैं देन उस पर किसी भी तरह का इफेक्ट नहीं जाएगा, वो जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स उसने किए हैं वो एज इट इज़ वैलिड रहेंगे।